आज हम साइंस के चैप्टर में पार्ट के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में करेंगे, जिनमें आप लोग का दिख रहा होगा कि ये पहला 4 प्रश्न है। इसके बाद हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक भी क्वेश्चन अगर समझ में आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। इनमें जितना चीज दिया है उनमें हम लोग को बताना है कि पदार्थ कौन है। तो क्लियर कर देते हैं ताकि क्वेश्चन भी दिखेगा आपको। आप बीच बीच में इसकी रोक रोक के स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा क्वेश्चन आंसर का। चलो, क्वेश्चन का आंसर है कि कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय और इत्र की गंध, ये सब हमारे वस्तु है। वाकु जो बच जाता है, स्नेह, गंध, घृणा, विचार, शीत केवल भावना या फिर अनुभव, पदार्थ नहीं है। तो हमारा बस आंसर होगा कि जितना भी यहाँ से यहाँ तक है ये सब हमारे पदार्थ है, बाकी भाग वो सब भावना या फिर अनुभव है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताना है कि अगर हम गर्म खाने की गंध को हमारे पास पहुँचने में काफ़ी दूर तक पहुँच जाता है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसकी महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि तापमान बढ़ने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे गर्म खाने के कण हवा में तेजी से विसरित होकर दूर तक पहुंच जाते हैं, और ठंडे खाने के कणों की गतिज ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण विसरण कम होता है। तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ वो जो उसका गंध होता है, महक होता है, वो हम लोग तक जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि दूर तक पहुंच जाता है। और कणों की गतिज ऊर्जा जिसमें ठंडे खाने में कम होती है, जो हमके पास पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, और हमें उसका गंध लेने के लिए उसके सामने जाना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसके पदार्थ के कौन से गुण का पता चलता है। जो स्विमिंग पूल में गोताखोर गोता लगाते हैं उससे हमें पदार्थ के कौन से गुण का पता लगता है, इसके बारे में बताना है। इसका आंसर है कि यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप लोग को पिछले पाठ में आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, और पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिससे गोताखोर अपने बल से पार कर पाता है। मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच जितना आकर्षण बल होता है उसके रहते हुए भी गोताखोर अपना बल लगाकर उसके आर पार हो जाता है। तो यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है। पदार्थ के कण की विशेषता के बारे में बताना है, जिसमें पदार्थ के कण की विशेषता की बात करते हैं तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। सेकेंड है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब कि यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारे आँखों से भी नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें लगभग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, अगला भी करेंगे। अब हम इन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि पदार्थ के द्रव्यमान का प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। इसके अनुसार से हमें बढ़ते क्रम में बताना है कि वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक और रुई का लोहा, इन्हें हमें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर है कि घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम, कमरे से अधिक पहला होगा वायु, वायु से बड़ा चिमनी का धुआं, फिर रुई, फिर जल, फिर शहद, फिर चौक, फिर लोहा। सबसे ज़्यादा घनत्व लोहा का होगा। तो इसका आंसर भी क्लियर कर देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ के गुण में जो होने वाले अंतर होते हैं उनको बताना है। तो इसका आंसर है कि पदार्थ के रासायनिक गुणों में अंतर। एक साइड लिखें ठोस, इसमें इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, दूसरी तरफ द्रव गैस, फिर तीसरी तरफ गैस। ठीक है। अब इसमें हम लोग अंतर देखते हैं कि जो ठोस का आकार होता है निश्चित होता है, लेकिन द्रव में आकार ये कभी भी बड़ा या फिर छोटा हो सकता है, और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है।
सेकेंड है इसका आयतन। आयतन ठोस का भी निश्चित होता है, लेकिन द्रव का अनिश्चित होता है, और गैस का भी अनिश्चित आयतन होता है। संपीड़ितता। संपीड़ितता कहने का मतलब है कि इसमें जो दबाने की जो क्षमता होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसे हम दबा सकते हैं, लेकिन उतना भी नहीं दबा सकते हैं, और जो गैस होता है उसे बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। संपीड़ितता का अर्थ होता है दबाने का क्षमता। चौथा में है दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब कि कठोर, बहुत ज़्यादा मजबूत। फिर यहाँ पे है कि द्रव तरल होते हैं और ये भी तरल होते हैं। फिर ठोस में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, और आकर्षण बल यानी कि इसमें द्रव में भी आकर्षण बल होता है, लेकिन ठोस से कम होता है। और सबसे कम आकर्षण बल हमें गैसों के बीच में देखने के लिए मिलता है। तो आप इन अंतरों को लिख लीजिएगा सेकेंड क्वेश्चन के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन के गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। इन पे हमने थोड़ा सा निबंध जैसा लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दृढ़ता के बारे में। दृढ़ता क्या होता है? दृढ़ता बाह्य बल लगाने पर किसी अपना का आकार बनाए रखने के लिए गुण की दृढ़ता कहते हैं। मतलब कि हम लोग किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं और वह अपना आकार बनाए रखने के लिए जो बल लगाता है उसे हम लोग दृढ़ कहते हैं। ठोस पदार्थ दृढ़ होता है। फिर संपीड़ितता। संपीड़ितता का अर्थ होता है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होने के कारण उन्हें दबाकर आयतन कम किया जा सकता है। इसे संपीड़ितता कहते हैं। वही है कि हम लोग के किसी भी चीज़ को अगर दबाते हैं और उसका आयतन में जो कमी होता है, तो उसमें जो आयतन में कमी होगा उसी को संपीड़ितता कहेंगे। फिर है तरलता। तरलता का कहने का मतलब है कि बाहर जो जो चीज़ बहेगा उस सब समझ लीजिए कि वो सब तरल है, जैसे कि द्रव और गैस ये सब बहता है। अब आगे हम लोग देखेंगे बर्तन का गैस भरना, और भी है बर्तन में गैस भरना। गैस के कणों के बीच की गतिज ऊर्जा अधिक और आकर्षण बल कम होने के कारण वे पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। यहाँ पे कम के बदले में नगण्य लिखा है। नगण्य का मतलब होता है कि एकदम नहीं के बराबर। यहाँ पे थोड़ा सा लिखे हैं, इसको भी देख लीजिएगा। फिर है आकार। किसी वस्तु की बाहरी सीमाओं का स्वरूप ठोस का आकार का निश्चित होता है। गतिज ऊर्जा। कणों की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न ऊर्जा। गैस में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कण के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा हमें कणों के बीच में देखने के लिए मिलती है, गैस के कण में। एक घनत्व। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ये लोग आप लोग क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। आप साफ कर दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा अपने मोबाइल पे। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कारण, कि जो गैस होता है पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण देखेंगे आंसर, कि गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है और उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इस कारण से वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से भागते हैं और जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसे पूरी तरह भर देते हैं। जो गैस में गतिज ऊर्जा है वो उसके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण ये गैस इधर उधर भागने लगते हैं। इसको हम जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसमें आसानी तरह से भर जाएगा। तो थर्ड का ए है। अब बी में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बी में बोल रहा है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर देखिएगा कि गैस जो होता है, गैसीय अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अनियमित और बहुत तीव्र होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। और इसी तीव्र गति के कारण एक कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, और दीवारों पर गैस के कणों के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो इसका आंसर भी क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग सी क्वेश्चन में देखते हैं। सी होगा तो सी बोल रहा है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर है कि लकड़ी के मेज का एक निश्चित आकार होता है और आयतन होता है। यह कठोर भी होता है और इसे दबाया नहीं जा सकता है। एक गुण ठोस पदार्थ के होते हैं जिससे कि लकड़ी को हम लोग एक निश्चित आकार और आयतन के कारण ये ठोस होता है और इसे हम लोग दबा नहीं सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है? ये डी में बोल रहा है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा। इसका कारण क्या है?
इसका आंसर है कि जो हवाओं में, अरे भाई किधर है, यहाँ पे हवा में कणों के बीच जो गति खाली स्थान होता है बहुत ज़्यादा होता है और उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसके विपरीत अगर बात करें लकड़ी का, तो लकड़ी में कणों के बीच स्थान नगण्य मतलब कि एकदम ना के बराबर होता है और आकर्षण बल बहुत होता है। इसके कारण से वह अत्यधिक कठोर होता है और यही कारण लिख दीजिएगा आप उसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर डी में, आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है चौथा में कि सामान्यतः ठोस द्रवों की अपेक्षा, जो ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते देखा होगा, पता लगाए ऐसा क्यों होता है। इसका मेन रीज़न है कि अगर हम बात करें इसका रीज़न के, तो इसका आंसर होगा क्योंकि बर्फ एक ठोस है लेकिन इसकी जो संरचना के अणुओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। इस कारण से इसका समान द्रव्यमान जल की तुलना में बर्फ का आयतन अधिक होता है। मतलब कि जो आयतन होता है वो बर्फ जल से ज़्यादा होता है। जानते हैं कि जिसका आयतन ज़्यादा होगा वो बर्फ पानी में जरूर तैरेगा। और घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मल्टम के जस्ट उल्टा होता है। इसलिए बर्फ का घनत्व से कम हो जाता है, बर्फ का घनत्व से कम हो जाता है और वह पानी पर तैरने लगती है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन, शायद यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन भी लाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में दिया गया है, इतना जो मान दिया गया है इसको हम लोग का सेल्सियस में बदलना है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सेल्सियस में उसे हम लोग को केल्विन में बदलना होगा। और फिर थर्ड क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, कारण बताना है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि बताना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि इसको जो तापमान में दिया गया है, यानी कि जो तापमान है उसे हम लोग को सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन से सेल्सियस में। तो इसका आंसर देखिएगा, हम लोग को किसी भी तापमान को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम दिए गए तापमान को 273 से माइनस करते हैं। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो हम लोग को 300 तापमान दिया हुआ है, तो के बदले में 300 लिखेंगे और 273 से उसे माइनस करेंगे। तो अब इसमें घटाएंगे तो हम लोग का 27 डिग्री सेल्सियस आएगा और जो 27 डिग्री सेल्सियस वो हमारा आंसर रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में 573 केल्विन दिया हुआ, इसमें भी हम लोग 573 लिखेंगे यहाँ पे और फिर 273 से माइनस करेंगे। 573 और 273 को घटाएंगे तो आप लोग को बचेगा 5 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा 300 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। तो बस जिस भी में आने की सेल्सियस में मान निकालना होगा, तो केल्विन में से 273 को मत घटा दीजिएगा तो आप लोग का सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। तो इसको भी साफ कर देते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर में जाते हैं। सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित तापमान को जल की भौतिक अवस्था क्या होगा। इसमें हम लोग को जल की भौतिक अवस्था बताना है कि 250 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि जो जल के 250 डिग्री सेल्सियस पर जल गैस यानी कि भाप के रूप में होगा, क्योंकि यह पानी के क्वथनांक मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बहुत अधिक है। और बी में है कि 100 डिग्री तापमान पर जल द्रव गैस और दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, क्योंकि यह पानी का क्वथनांक है जहाँ यह उबलना शुरू होता है। तो हम लोगों ने जाना कि अगर 250 डिग्री पर रहेगा तो यह गैस के रूप में होगा और 100 डिग्री पर रहेगा तो द्रव गैस दोनों अवस्था में हो सकता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। मतलब कि कोई भी पदार्थ अपना अवस्था चेंज करता है तो तापमान स्थिर काहे रहता है, एक जैसा काहे रहता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आप यहाँ पे देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर कि अवस्था परिवर्तन के दौरान दी जाने वाली ऊष्मा का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने के लिए किया जाता है और इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चूँकि यह ऊष्मा पदार्थ के तापमान को बढ़ाने के बजाय उसकी अवस्था बदलने में खर्च होती है, इसलिए तापमान स्थिर रहता है। सबसे सटीक आंसर है भाई, आंसर पे कोई भी रोक नहीं है, सब देख देख के मार दीजिएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर बोल रहा है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि से होता है। मतलब कि जो वायुमंडलीय गैस होता है उसको हम लोग द्रव में कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है कि अगर हम
वायुमंडलीय के गैस के द्रव बदलने के लिए मुख्य रूप से अपनाए जाते हैं। पहला है कि दाब बढ़ाकर। अगर हम गैस के कणों को बीच को करीब लाने के लिए उच्च दाब डालते हैं तो जो वायुमंडलीय गैस होता है वो द्रव में बदल जाएगा। और दूसरा है तापमान घटाकर। गैस के कणों को ठंडा करने से उसके कणों के बीच गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे वह द्रव में बदल जाते हैं। तो बस यही दो तरीका है जिससे हम जो वायुमंडलीय गैस होता है उसे द्रव में बदल सकते हैं। इसका आंसर भी आराम से लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि गर्म शुष्क दिन में जो कूलर होता है वो ठंडा क्यों होता है। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा काहे रहता है। थर्ड है कि जो एसीटोन पेट्रोल का इत्र होता है वो हमारे हथेली पर डालने पर ठंडा क्यों होता है। और चौथा क्वेश्चन है कि कप के प्लेट में हम गर्म दूध या फिर चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़ा पहनना चाहिए। इन क्वेश्चन का आंसर हम आगे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में है गर्म के दिन में शुष्क कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। इसका आंसर है कि जो गर्मी और शुष्क के दिन में वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता कहने का मतलब है कि जो नमी होता है वो गर्मी के कारण कम हो जाता है और तापमान अधिक होता है, जिससे हमें एक ज़्यादा गर्मी होती है। इन कारकों के कारण ही वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा गर्मी होगा तो उसमें वाष्पीकरण को जो क्षमता होगा वो अधिक हो जाएगा, और क्योंकि वाष्पीकरण के कारण यह शीतलता उत्पन्न होती है और इसलिए जो कूलर होता है वो अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। और जिसके कारण से जो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है वो बोल रहा था कि गर्मी के दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है। ज़्यादा जल्दी से जो वाष्पशील क्रिया होती है उसके कारण ही जो कूलर होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है। बढ़ते हम लोग हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रोक के देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि गर्मी के दिन में जो घड़ा का पानी होता है और ठंडा क्यों होता है। वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह होगा, बस इसमें कुछ आंसर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि मिट्टी के जो घड़े की सतह पर अनियमित सूक्ष्म छिद्र होते हैं। मतलब कि घड़ा देखे होंगे तो उसमें छोटा छोटा छिद्र होगा जो हम लोग को नहीं दिखता है लेकिन होता है। और इन्हीं छिद्रों से जो पानी रिस कर बाहर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते रहता है और सतह से वाष्पीकृत होता है। और वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा घड़े के अंदर के पानी से ली जाती है, जिससे पानी का तापमान कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। बस इसी तरह से हम लोग का जो घड़ा का पानी होता है और ठंडा होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जो एसीटोन या फिर पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडा क्यों हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप लोग पेट्रोल डाले होंगे हाथ में तो आप लोग को ठंडा महसूस हुआ होगा। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर है कि एक पदार्थ जो होता है अत्यधिक वाष्पशील होता है। वाष्पशील कहने का मतलब हम लोग कहीं पे भी रखेंगे तो ये जल्द ही वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। हम इन्हें अपने हथेली पर रखते हैं तो ये वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा हथेली, यानी हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में थोड़ा मोड़ा का बहुत ज़्यादा हीट होता है, गर्मी होता है, और उसी गर्मी को लेता है और हथेली से प्राप्त करता है। हथेली से ऊर्जा कम होने के कारण हमें उसे ठंडा का अनुभव होता है। यानी कि जो ठंडा पदार्थ वाष्पशील पदार्थ होता है हमारे हाथ की गर्मी को कम करता है और उन्हीं हाथ की गर्मी कम होने के कारण उस जगह पे हमें ठंडक महसूस होता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि कप के अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या फिर चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। इसका कारण है कि जो कप होता है इसका आंसर देखिएगा यहाँ पे कि प्लेट का सतही क्षेत्रफल कप की तुलना में अधिक होता है। कहने का मतलब है कि आप लोग कप एक जगह में रख लीजिएगा, एक जगह में प्लेट रखिएगा, तो आप लोग देखिएगा कि जो कप के नीचे वाला पेंदी होता है जिसे कहते हैं सतह, और कम होता है प्लेट के अपेक्षा में। ठीक, उसके बाद है कि सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही तेजी से होगा, और तेजी से वाष्पीकरण होने के कारण दूध या चाय जल्दी ठंडा हो जाता है। जिसका ज़्यादा सतह का क्षेत्रफल होगा वहाँ पे वाष्पीकरण का प्रक्रिया तेजी से होगा, और उसके कारण अगर वहाँ गर्म चीज़ कुछ पे रखेंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। इसका आंसर आप देख लीजिए कि गर्मी का मौसम रहेगा तो हमें किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए। तो इसका आंसर है कि गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े पसीने के अच्छे अवशोषक होते हैं
अवशोषक कहने का मतलब होता है कि सोखने वाला। ये हमारे शरीर के पसीने को सोख कर उसे वायुमंडल के संपर्क में लाते हैं, जिससे वायु का वाष्पीकरण सुगमता से होता है और हमारे शरीर को शीतलता महसूस होती है। तो इसी के साथ हमने जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके पार्ट के जितने भी अंदर वाले क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको यह सॉल्यूशन जो है वो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और बाकी बात, अगला भी क्वेश्चन का आंसर जो अभ्यास का प्रश्न होगा उसे भी हम आने वाले वीडियो में करेंगे। तो बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो होगा हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, सभी क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करेंगे। बस कमेंट में तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद।